आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्पार्क क्लासेस में। जैसा कि हिंदी के लगातार लेक्चर्स मेरे द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं और राजनीति शास्त्र के भी कुछ लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं। फिलहाल मैं आज हिंदी का ही लेक्चर कंटिन्यू करूंगा और मेरा जो अभी प्लान है वो ये है कि 3-4 दिन लगातार मैं हिंदी के लेक्चर अपलोड करूंगा। उसके बाद 3-4 दिन पॉलिटी, राजनीति शास्त्र या उत्तराखंड में से कोई एक किसी एक विषय के जो है वो लेक्चर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो हिंदी को ही मैं फिलहाल कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि एक दिन करके अगर 1 बाय 1 एक दिन हिंदी एक दिन पॉलिटी करके अगर हम चल रहे हैं तो उससे आप ही कहेंगे कि लयबद्धता नहीं बन पाएगी। आपके लिए भी ये दिक्कत होगी और मेरे लिए भी। तो फिलहाल हम ये करेंगे कि 3-4 दिन तक लगातार मैं अब हिंदी के ही वीडियो आपके सामने अपलोड करूंगा ताकि आपकी लयबद्धता बनी रहे, एक टॉपिक कुछ मात्रा में कवर हो जाए। एक दिन हिंदी एक दिन पॉलिटी करने में क्या हो रहा है कि आप ना तो हिंदी के साथ ही जुड़ पाएंगे ना पॉलिटी के साथ ही जुड़ पाएंगे। तो सब्जेक्ट के साथ लयबद्धता बनी रहे, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर पॉलिटी का रोक करके अब हम उत्तराखंड के लेक्चर्स की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि यूकेएसएससी, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल किसी भी एग्जाम की यदि मैं बात करूं तो 40 नंबर का लगभग उत्तराखंड रहता है और 20 नंबर की आपकी हिंदी रहती है। बाकी 40 नंबर के सेक्शन में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आपके जो बचे हुए 40 नंबर का सेक्शन है उसके तहत आती हैं। तो ज्यादा समय देना आपको जरूरी है उत्तराखंड और हिंदी के लिए, क्योंकि ज्यादा वहां पर जो है क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके वहां से ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी और केवल उत्तराखंड या केवल हिंदी और उत्तराखंड पढ़ के ही आप जो है निश्चिंत हो जाएं। आपको सभी चीजें पढ़नी तो सभी कुछ है, लेकिन ज्यादा समय ये, जैसे अगर आप 6 घंटे अपने लिए निर्धारित कर रहे हैं पढ़ने के, तो आप कोशिश करिए कि आप उसमें से 4 घंटा उत्तराखंड और हिंदी को जरूर दें, और वो हर दिन दें उत्तराखंड हिंदी को। साथ ही साथ आप ये कर सकते हैं, जैसे हफ्ते भर आप जो है उत्तराखंड और हिंदी पढ़ें, 4 घंटा हर दिन आप उत्तराखंड हिंदी का अध्ययन करें। 2 घंटा जो आप पढ़ रहे हैं बाकी अदर सब्जेक्ट्स को, उसमें 3-3 दिन उसको बांट दीजिए। 3 दिन आप ऐसा कीजिए कि हिस्ट्री पढ़िए, या और 3 दिन आप पॉलिटी पढ़िए, या 3 दिन आप ज्योग्राफी पढ़िए और उसके साथ साथ विविध को जोड़िए। तो आप कुछ इस तरीके से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, लेकिन हिंदी और उत्तराखंड को आपने छोड़ना नहीं है, उसको आपने लगातार पढ़ना है। और थोड़ा सा अगर और कुछ स्ट्रेटेजी की बातें करूं तो एक चीज आप ये समझिए कि अगर आपकी एग्जाम निकालने के लिए आपने कुछ रणनीति बनानी है तो बहुत सारी बुक्स के पीछे मत भागिए। ठीक है, क्या होता है कि आप मार्केट में उतरेंगे, उत्तराखंड को ही आप केवल उत्तराखंड के सब्जेक्ट के अगर आप उसका अध्ययन करने जाएं तो आपके पास परीक्षावाणी है, कोई आपको लुसेंट की जो है आपको जो है लुसेंट रिकमेंड कर देगा, कोई आपको अजय रावत, कोई आपको बलूनी, कोई आपको कटौच। नहीं, आप रिसोर्सेज की तरफ ज्यादा मत भागिए। ठीक है, आप अपनी एक बुक पकड़िए, उस बुक को आप बार बार उससे आप अध्ययन करिए। ठीक है, क्योंकि एक बहुत फेमस, अगर मैं आपसे एक बात कहूं, बहुत ज्यादा आपको अगर आप इस बात से प्रेरित हों तो किसी एक बुक को आप 10 बार पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, बजाय कि आप 10 बुक को एक बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि आप पहले तो एक बुक के साथ बने रहिए। जब आपको लगता है कि हाँ, इस एक बुक से मैंने पर्याप्त मात्रा में ज्ञान ग्रहण कर लिया, तब आप दूसरी बुक की तरफ जाएं। ये नहीं कि आप बुक्स का कलेक्शन बना रहे हैं और एक बार आप कह रहे हैं कि सारी बुक्स आपने पढ़ दी हैं, बजाय कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ें। न कि 10 बुक्स को एक बार पढ़ने के बजाय एक बुक को 10 बार पढ़ने से आपको क्या होता है, ज्यादा आपको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। ठीक है, पुस्तकें आप ये समझिए कि समुद्र मंथन की तरह होती हैं, जितना आप उन्हें मथेंगे उतना ज्यादा उनमें से रत्न निकलेंगे, उतना ज्यादा आपको उनमें से ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिए, रिसोर्सेज की तरफ ज्यादा नहीं भागना है। जितने रिसोर्सेज हैं उनके यूटिलाइजेशन को आपने बढ़ाना है, आपने यूटिलाइज ज्यादा करना है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, और अब आज का लेक्चर फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी की मैं बात कर रहा था आप लोगों के सामने, और हिंदी में हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है, पिछले लेक्चर में हमने संधि की बात करी थी, उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा आज। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको 3 संधियां बता दी थी, मतलब जैसे संधि के प्रमुख रूप से 3 भाग होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि होती क्या है, जब 2 वर्ण मिलकर के किसी एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि की प्रक्रिया में होता क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का क्या होता है, मेल होता है। बस इतनी सी बात थी, संधि में आपने सबसे बेसिक चीज ये समझनी थी।
बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है संधि के नाम को लेकर के और क्या बनेगा। तो मैंने क्या आपसे ये कहा है कि संधि का नाम अलग रखिए, संधि के नाम को अलग रखिए, क्या बनेगा ये अलग रखिए। ठीक है, संधि के नाम को पहचानने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, इसी चीज से आपका नाम डिसाइड हो जाएगा। बाकी क्या बनना है ये अगले स्टेप की प्रक्रिया, ये अगला स्टेप है, उसके लिए आपको रटना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा कि क्या है। ठीक है, तो 3 संधियां मैंने आपको कल बताई थी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें से हमने स्टार्ट करी थी कल, वो कौन सी थी, स्वर संधि। हमने किसका अध्ययन किया था, स्वर संधि का हमने अध्ययन किया था। ठीक है, स्वर संधि मैंने कहा था जहां पर दोनों ही वर्ण क्या होंगे, स्वर होंगे, तो वहां पर कौन सी संधि हो जाती है, स्वर संधि हो जाती है। ठीक है, 3 संधियां मैंने इसकी भी बता दी थी, कौन कौन सी, दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि। थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं मैं, ज्यादा नहीं, बाकी तो आप पिछला लेक्चर जरूर देखें। ठीक है, इन तीनों संधियों को समझने के लिए, दीर्घ संधि में क्या होता था, जब किसी ह्रस्व स्वर के बाद सजातीय ह्रस्व या सजातीय दीर्घ आएगा तो वह अपने ही किस में बदल जाएगा, दीर्घ में बदल जाएगा। 4 ही दीर्घ स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, स्वरों में, अ, ई और अ, ई, उ और री। जहां पर री आपका कंसीडर नहीं होता है क्योंकि री का कोई दीर्घ ह्रस्व नहीं होता है। ठीक है, री एक ही होता है। लेकिन अ का सजातीय दीर्घ क्या होता है, आ, अ का सजातीय ह्रस्व क्या होगा, अ ही होगा, ई का सजातीय दीर्घ बड़ी ई, उ का सजातीय दीर्घ बड़ा उ। तो कभी भी क्या होगा, जब ये सजातीय ह्रस्व या सजातीय दीर्घ मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे, अपने ही दीर्घ में बदल जाएंगे। बस इतनी सी बात थी, यही एक फंडा आपने यूज करना था। बड़ी ई और बड़ी ई मिलेंगे तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बता दिए थे और मैंने भी कहा किसी एग्जाम्पल में आपको कोई कंफ्यूजन होता है आप निसंदेह उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अब हम चले आगे गुण संधि की ओर। मैंने वर्णमाला को आगे बढ़ाया और गुण संधि में क्या होता है, पहले पे क्या हो जाता है, ओ या आ, यानी आपने अगर पहले पे, और वृद्धि संधि में भी क्या होता है, पहले पे क्या होता है, ओ या आ। इसके अलावा किसी भी संधि में आपको ओ या आ प्रथम स्थान पर नहीं दिखेगा। तो अगर आपने पहला वर्ण ओ या आ निकाल दिया है तो 2 संधियां कभी नहीं हो सकती हैं, न तो वो यण संधि किसी सूरत में नहीं हो सकती है और अयादि संधि किसी सूरत में वो नहीं हो सकती है। ठीक है, वो कौन कौन सी संधि हो सकती है, वो हो सकती है दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि हो सकती है अगर पहला वर्ण ओ या आ है। अच्छा, दीर्घ संधि कब होगी, जब आपको ओ के बाद ओ ही दिख रहा है, आ के बाद आ ही दिख रहा है या आ के बाद ओ दिख रहा है, सजाती दोनों सेम फैमिली के दिख रहे हैं। ठीक है, तब दीर्घ संधि हो जाएगी। अच्छा, गुण संधि कब होगी, जब ओ या आ के बाद मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट 5, अगले 5 स्वर आएंगे। तो अगले 5 स्वर कौन से हैं, बड़ी, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और उसके बाद री। बस मैंने अभी क्या कहा है आपसे, क्या बनेगा, मैं इस तरफ नहीं जा रहा हूं, वो संधि का अगला स्टेप है। सिर्फ आपने अभी क्या समझना है, संधि का नाम इतने से आप समझ जाएंगे। इधर और आ दिखा, इधर आपको इन 5 में से कोई भी एक दिख गया तो आप क्या कहोगे, गुण संधि है। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं रखना है इसमें, डाउट यहीं पर खत्म कर दो। ठीक है, अच्छा, अब बचे क्या ओ या आ के बाद आने के लिए, सिर्फ 4 ही तो बचे, 3 यहां उसके सजाती यहां आई गए, 5 ही हो गए, बचे 4। बचे कौन कौन से, ए, आई, ओ और औ, यही 4 बचे। तो इसको वृद्धि संधि कह देंगे। अगर ओ या आ के बाद आपको इन चारों में से कोई एक दिख रहा है तो आप उसको क्या कह दोगे, वृद्धि संधि में उसको रख दोगे। क्लियर है। ठीक है, क्या बनेगा वो मैंने बता दिया, पिछले लेक्चर में उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब बची आगे की 2 संधियां, कौन कौन सी, यण संधि और अयाधि संधि। ठीक है, तो चलिए यण संधि को भी समझ लेते हैं। यण संधि, अब देखिए मैं वर्णमाला लिख लेता हूं फिर से, अ, आ, स्वर लिख लेता हूं, ई, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इतना ही था, 11 है। इन्हीं 11 में 5 संधियां आपने सर्च करनी है। ठीक है, देखिए, और आ को पहले में रख दिया, ह्रस्व के बाद ह्रस्व मिला दिया, ह्रस्व के बाद उसी का दीर्घ मिला दिया, और आ के बाद ये 5 आ चुके हैं, और आ के बाद ये 4 आ चुके हैं। अब यण संधि यहां से आप स्टार्ट करोगे, यण संधि आपकी यहां से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इस यण संधि में देखिए क्या होगा कि यदि, क्या होगा यण संधि में, यदि
ई ई उ उ और री के बाद, यदि ई उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा, यदि ई उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा? सबसे पहले आपने देखना है कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। यदि ई उ और री, अगर आपने पहले वर्ण का प्रथम वर्ण और वर्ण निकालना आपको आ गया होगा, मैंने बहुत बार बता दिया है, वो प्रक्रिया है वर्ण विच्छेद की, ठीक है, और भी मैं समझा दूंगा आगे जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण अलग निकाल देना है और दूसरे वर्ण का, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण को पहले निकाल देना है। आप साइड से उसको निकाल दो, शुरू में ऐसे ही आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अच्छा, अगर आपको प्रथम स्थान पर दिख गया ई, यहां से कोई शब्द आया, पहले शब्द के अंतिम में आपको मिल गया ई, ठीक है, तो अब आप देखिए कि कौन सी संधि नहीं हो सकती है, किस संधि में ई पहला होता है। तो केवल 2 ही संधि आपको देखने को मिलेंगी जिसमें ई पहला होता है, कंफ्यूजन ही खत्म कर देना है। देखिए, एक तो दीर्घ संधि में ई पहले स्थान पर आ सकता है, दूसरा यण संधि में ई पहले स्थान पर आ सकता है। इसके अलावा कोई संधि ऐसी नहीं है जिसमें आपका ई उ या री ये पहले स्थान पर हो, इसके अलावा कोई संधि ऐसी है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए, अगर ई आया तो आपकी प्रायिकता क्या हो जाती है? 2 संधियां होने की। अगर उ भी आया तो भी आपकी प्रायिकता 2 संधियां होने की हो जाती है। अगर री आया तो प्रायिकता तो वैसे ही खत्म हो जाती है, केवल और केवल यणी संधि ही वो हो सकती है, ठीक है, क्योंकि री इसके अलावा किसी संधि में आपको पहले दिखेगा ही नहीं, समझ रहे? री आया तो सारी प्रायिकता ही खत्म। अगर पहला वर्ण री है, अंतिम शब्द का पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि री है तो प्रायिकता ही खत्म हो जाती है, वो सीधे सीधे यण संधि होगी। हाँ, अगर ई और उ है तो तब इसकी प्रायिकता 2 संधियों की हो जाती है। कौन कौन सी? नंबर 1 ये दीर्घ हो सकती है, नंबर 2 ये आपका यण हो सकती है। अब डिसाइड कौन करेगा कि ये दीर्घ होगी या यण होगी? तो दूसरा वाला वर्ण। अगर दूसरा वाला वर्ण इसी का सजातीय ई और या बड़ा ई हो गया, या इसी का सजातीय उ या बड़ा उ हो गया, तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। लेकिन अगर इसके अलावा, इनके अलावा कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है, वर्णमाला का कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है, तो उस कंडीशन में ये कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी यण संधि हो जाएगी। बात यहीं पर खत्म हो जाती है, डाउट मन में लेके चलना ही नहीं है। एग्जाम्पल में जाएंगे और क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, इतना मैंने बता दिया। अच्छा, अब देखते हैं क्या बनेगा क्या, चलो उस पर अब हम चलते हैं, ठीक है। अब बनने वाला क्या है, इस पे भी हम चलेंगे। ई उ और री। अब देखिए, इस कंडीशन में क्या होता है, ई का बन जाता है यो, लेकिन यो के नीचे अभी हलंत लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब कैसा यो बनेगा? स्वर रहित यो बनेगा। उ का क्या हो जाता है? वो। ध्यान रखो, मैंने जब वर्णमाला पढ़ाई थी, स्वर व्यंजन पढ़ाए थे, व्यंजनों में मैंने कहा था यो और वो को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर ये भी लिखा जाता है कि अंतस्थ को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। और री का क्या बन जाता है? रॉ बन जाता है। लेकिन ये चीज बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इन तीनों में हलंत होगा। क्या होगा? हलंत होगा। हलंत का मतलब क्या है? स्वर रहित बनेंगे, ये सारे क्या बनेंगे? स्वर रहित बनेंगे। अच्छा, पहला वर्ण अगर ई है तो वो क्या बना देगा? यो बना देगा। उ है तो वो क्या बना देगा? वो बना देगा। री है तो वो क्या बना देगा? रॉ बना देगा। साथ ही साथ इसके बाद दूसरा वर्ण भी तो है, द्वितीय वर्ण जो इनके बाद आएगा, ठीक है, जो इनके बाद आएगा। अच्छा, जो वर्ण इनके बाद आएगा उसकी मात्रा क्रमानुसार इनमें आपकी क्या हो जाएगी? लग जाएगी। मान लीजिए द्वितीय वर्ण अगर अ है, यहां से ई निकला, यहां से अ निकला, तो इस यो ने, ई ने क्या बनाया? यो बनाया। इस अ की मात्रा इस यो में लग करके क्या बना देगी? पूरा यो बना देगी। और अगर यहां आ होगा तो यहां या बनेगा। यहां अगर ई होगा तब तो दीर्घ संधि हो जाएगी। यहां अगर उ होगा तो यहां पर कोई यू बनेगा। जो वर्ण यहां होगा उसकी मात्रा इस यो में लगेगी। इस ई की जगह पे क्या बन जाएगा? आधा यो बन जाएगा, स्वर रहित यो बनेगा। और जो भी स्वर इधर होगा उसकी मात्रा किसमें लग जाएगी? यो, वो और रो में आपकी क्रमानुसार उसकी मात्रा क्या है? आपकी लग जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक,
अब हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। फिलहाल आपने संधि के नियम में क्या लिखना है, आप लिखेंगे यदि ई लिखें भी ना तो ऐसे भी समझे तो और बहुत बढ़िया, सिर्फ एरोज लगा करके चलें, क्योंकि इतनी बड़ी कोई भारी चीज नहीं है, आपने सिर्फ समझना है इसको, ठीक है। आपने क्या कहना है, यदि ई उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, डैश करके लिख दो, इनके बाद कोई भी क्या है, भिन्न स्वर है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ई किस में बदल जाएंगे, यौ में बदल जाएंगे, उ किस में बदल जाएंगे, वौ में बदल जाएंगे, और री किस में बदल जाएगा, रॉ में बदल जाएगा। साथ ही साथ जो दूसरा वर्ण होगा उसकी मात्रा, जो दूसरा स्वर होगा, इन तीनों में उसकी मात्रा भी क्या हो जाएगी आपकी, जुड़ करके आपको दिखाई देने लग जाएगी शब्द में। चलिए अब एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। इति धन आदि, मैं अभी आपको यण संधि का एक और गुण बताऊंगा, कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं यहां पर को लिख दे रहा हूं। इति धन आदि, दूसरा आप लिखेंगे अति धन अधिक, अति धन अधिक। अगला एग्जाम्पल आप लिखेंगे उपरि धन युक्त, उपरि धन उक्त। अगला एग्जाम्पल उपरि धन उक्त। उसके बाद आपका अगला एग्जाम्पल है निधन ऊन, निधन ऊन, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं सुधन अच्छ। अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे सुधन अच्छ, ठीक है। और अगला एग्जाम्पल हमारा है अनुधन अय, अनुधन अय, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे मातृधन आज्ञा। चलिए पहले इतनों पर आधारित प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेते हैं और कुछ एक में खास बात यहां से आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले चलते हैं इतिधन आदि की ओर। हालांकि बनेगा इत्यादि आपको सभी पता है, लेकिन रिवर्स क्वेश्चन आ जाए कि इत्यादि का संधि विच्छेद करो तो वहां पर फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए पहले तो अभी सरल तरीके से बता रहा हूं, फिर संधि विच्छेद के तरीके से चलेंगे। आप संधि, आप ये समझिए, आपको उस दिन आप कहिए कि आपको संधि आ गई जिस दिन आप संधि विच्छेद करना सीख गए हो, ठीक है। ये इति धन आदि, अति धन अधिक, अत्यधिक, ये तो ठीक है, शब्द दिखते हैं तो बन जाता है, वैसे ही इतना राइम होता है हिंदी के साथ हमारा, तो हमको वैसे ही पता होता है कि ये बनेगा, लेकिन पूरे नियमानुसार क्या है उसको आपने समझना है। देखिए इति शब्द है, मैं एक बार फिर से, जिन्हें अगर कोई कंफ्यूजन हो, अगर आपसे पूछा जाए इति पहला शब्द है, आदि दूसरा शब्द है, ठीक है। अगर मैं इसमें कहूं कि इस शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है, तो आप पहला तो क्या है ई के बाद क्या है तो में किसकी मात्रा लगी हुई है, छोटी की मात्रा, तो में किसकी मात्रा लगी हुई है, छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या बना, इति बना। तो इसका जो अंतिम वर्ण है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है, छोटी ही है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है, छोटी ही है। अच्छा अगर आपसे यहां से पूछा जाए तो यहां से जो है आदि शब्द में पहला वर्ण कौन सा है, तो यहां कौन सा है, आ है। तो इस एग्जाम्पल में इति धन आदि में, इस एग्जाम्पल में किसका मेल हो रहा है, ई और ई धन आ का मेल हो रहा है। नियम लगाइए, ई और आ, ई के बाद भिन्न स्वर, तो कौन सी संधि, यण संधि। एक ही संधि है ई के बाद भिन्न स्वर वाली, ई के बाद सेम ई दिखेगा तो दीर्घ संधि, और किसी संधि में आपको ई पहला दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस ई का मैंने क्या कहा, क्या बन जाएगा, यो बन जाएगा। इस ई की जगह क्या आ गया, यो आ गया। इस आ की मात्रा इस यो में जुड़ करके क्या बना देगी, इसको अब या बना देगी। अब ये देखिए यहां से क्या निकल गया, यहां से आपने छोटी की मात्रा निकाल दी, यहां से आपने आ निकाल दिया, तो यहां बचा क्या, यहां बचा है ये इत, पहला वर्ण इस तरीके का हो गया, दूसरा वर्ण आपका हो गया दी, हो गया। अब आपने इस या को यहां पर फिट कर देना है, तो ये शब्द क्या बन गया, इत्यादि। क्या बन गया, इत्यादि। तो आधा क्यों रह गया, क्योंकि तो की मात्रा ई हमने निकाल दी, उस ई को हमने बदल दिया किसमें, यो में, और इस यो में आ की मात्रा किसने दे दी, दूसरे वाले वर्ण ने दे दी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इत्यादि। ऐसे आप देखें इसे अत्यधिक, अति धन अधिक, यहां से अगेन ई आया, यहां से ओ आया, इस ई का क्या बन गया, यो बन गया, इधर से क्या आ गया, और इस ओ की मात्रा इस यो में जुड़ करके इसे क्या बना देगी, पूरा यो बना देगी। अच्छा अब यहां देखते हैं यहां क्या चेंज हुआ, यहां क्या बचा, फिर अब अत बचा, ई तो निकल गया, इसकी जगह यो बन गया, यहां से ओ आ गया, तो यहां क्या बचा, धिक बचा। अब इस यो को आपने यहां फिट कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा, अत्यधिक बन जाएगा। अच्छा इस एग्जाम्पल पे चलते हैं, ऊपरी धन उक्त, यहां से क्या आया, ई आया,
यहां से क्या आया, ऊ आया। इस ई ने क्या बना दिया, यो बना दिया। इस ऊ की मात्रा इसमें लग जाएगी तो ये यो क्या बन जाएगा आपका, यू बन जाएगा। ये यू आपका इधर जुड़ के क्या बन जाएगा, उपर्युक्त आधा रो। रो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। निधन ऊन, बड़ा ऊ है ये, तो ये 9 तो अपने आप आधा हो गया, इसमें से ई की मात्रा निकल जाएगी, यो में यू की मात्रा लग जाएगी, तो क्या बन गया, न्यून। शब्दों को ध्यान से देखिए, यहीं से मैं आपको यण संधि को पहचानने की एक खासियत दिखा रहा हूं, क्योंकि यण और अयादि संधि ऐसी होती हैं जिनमें य और वो ही बनता है। उसमें अय आय अव आओ बनेगा अयादि संधि में, इसमें य वो और रो बनेंगे। लेकिन अंतर कैसे पहचानना है मैं आपको वो बताऊंगा। अभी पहले आप इनके एग्जाम्पल्स को ध्यान से फोकस करें, ठीक है। यहां से क्या निकला, ऊ निकला, यहां से क्या निकला, ओ निकला। इस ऊ ने क्या बना दिया, वो में ओ की मात्रा लग के क्या हो गया, पूरा हो गया। तो ये शब्द क्या बनेगा, स्वच्छ। क्या बनेगा, स्वच्छ, ठीक है। अनुधन अय, यहां से ऊ आया, यहां से ओ आया, ऊ ने बना दिया वो, इस ओ में वो की मात्रा लग गई, तो क्या बन गया ये अन्वय। क्या बन गया ये अन्वय। मातृधनाज्ञा, यहां से क्या आया, री, और यहां से आया आ। री ने बना दिया आधा रो, इस रो ने इसको पूरा कर दिया, तो क्या बन गया रा, और ये शब्द बन गया आपका मात्राज्ञा। ये शब्द क्या बन गया, मात्राज्ञा। अब इस मात्राज्ञा शब्द में बहुत सारे बच्चे ये ना कहें कि रो आधा है, नहीं, रो क्या है, पूरा है। आधा क्या है, तो है, और इस रो में मात्रा लगी है आ की, ना कि तो में लगी है मात्रा आ की। समझ रहे हैं, यही हिंदी वर्णमाला है जो आपने समझनी है, ठीक है। इस मात्राज्ञा शब्द में आपसे पूछ दिया जाए कि रो आधा है या तो आधा है, माने कि स्वर रहित कौन है, स्वर सहित कौन है, तो ये रो जो है वो स्वर सहित है, और इस रो की मात्रा क्या है, आ है। आधा कौन सा है, तो है। मैंने बताया रो के विभिन्न रूप, उसका डिस्कशन में फिर करूंगा, इतना फिलहाल यहां से ये समझ लें। चलिए जल्दी ही मैं रो के विभिन्न रूप भी बता दूंगा। फिलहाल आप ध्यान रखो, जब मैंने आपको संयुक्त अक्षर बताया था, संयुक्त अक्षर में मैंने क्या कहा था, जो वर्ण आधा होगा वो हमेशा नीचे होगा, सॉरी, जो वर्ण आधा होगा वो हमेशा पूरा होगा, वो नीचे होगा। आधा वर्ण उसके कंधे पर लगा होगा, वो ऊपर होगा, उसको सहारा दिया होगा आधे वर्ण को पूरे वर्ण। तो इतना समझ गए। अच्छा, अब एक चीज ये देखिए कि यहां पर से आपने यण संधि में एक कॉमन चीज को ढूंढ लेना है। यण संधि में कॉमन चीज क्या है, जहां पर भी यण संधि होगी और य और वो या र आएगा, उसके पहले का वर्ण हमेशा क्या होगा, आधा होगा। ये आपने यण संधि की आपने खासियत, सबसे बड़ी खासियत यही है यण संधि की, यूनिवर्सल लॉ है। मतलब आप ये समझें कि इस नियम को कोई चेंज नहीं कर सकता है। यण संधि के क्या नियम है, जहां पर भी यण संधि होगी उसके पहले वाला वर्ण क्या होगा, आधा होगा। वो हो जाएगा अपने आप ही आधा, क्योंकि उसमें से मात्रा निकली और उसकी जगह यो वो और रो बन गया। उसके लिए जुड़ने के लिए कोई मात्रा नहीं आई, उसी यो में अगले वर्ण, अगला स्वर जो है उस यो में जुड़ा, ना कि जो आधा छूटा हुआ वर्ण है उसमें जुड़ेगा। तो बात क्या समझे, जहां पर भी यण संधि होगी उसके पहले वाला, अगर य और वो से पहले आपको कोई वर्ण आधा दिख रहा है तो उसके 90% चांसेस हैं वो क्या होगी, यण संधि होगी। समझ रहे, यण संधि होगी तो 100% चांसेस हैं ये आधा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यण संधि, बहुत सारे शब्द हैं हिंदी में, ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जहां पर यण संधि होगी तब तो 100% उसने आधा होना है। लेकिन किसी शब्द को देख के आपने पहले ही डिसाइड नहीं कर देना है, हो सकता है उसमें कोई और संधि भी हो, किसी और नियम से भी वो टूट सकता है। लेकिन अगर यण संधि से वो टूटा है तो पहले वाला अवश्य ही आधा होगा। लेकिन ये नहीं होगा कि अगर पहले वाला आधा है तो यण ही आप करके आओ, वो दूसरी संधि के नियम से भी टूट सकता है, अपवाद होते हैं, और अपवाद के शब्द फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है। यण संधि में क्या होता है, ई उ और री पहले स्थान पर होते हैं, उसके बाद कोई भी इनके अलावा भिन्न स्वर आ जाएगा तो ई का य, उ का वो और री का र हो जाएगा। अच्छा, ये जो बात है पहले वाले वर्ण का आधा होना, ये आपको काम आएगी अयादि संधि को समझने में। जब आप अयादि संधि को समझेंगे उस समय देखो कैसे ये काम आएगी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अयादि संधि की तरफ। इतने एग्जाम्पल इसके लिख दिए, अब अयादि संधि की तरफ चलते हैं। यहां से ओ आ, ई उ और री। अब देखो सारे शब्दों को आप आगे ला गए हो, ओ आ को 3 तरीके से आगे ला गए हो, ई को एक बार, ई उ और री को आगे ला गए हो, बचे ये 4 लास्ट। इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा,
संधि को याद जब करोगे, स्वर संधि को, क्रम जिस क्रम में मैं बता रहा हूँ, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, इसी क्रम में याद करोगे। आसानी क्या हो जाएगी, इसी वर्णमाला से उसको आप याद कर लोगे, दूसरी कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। ये वर्णमाला आपको ट्रिक दे देगी, ये स्वर आपको ट्रिक दे देंगे 11। दीर्घ है, पहले में ह्रस्व आएंगे, उसके बाद अगर सजाती ह्रस्व आ गए तो दीर्घ संधि। अगर आप ई ऊ और री, या इनको, इन पांचों को आगे रख देंगे तो आपकी जो है यण संधि हो जाएगी, और आगे बाद अगर ये 5 आएंगे तो गुण संधि हो जाएगी। इसी क्रम में आपने चलना है, इसलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इसी क्रम में आप इनको मुंह पर भी याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो अयादि संधि क्या कहती है, अगर ए आई ओ औ ये पहले वर्ण हो, यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ए आई ओ औ का क्या क्या चेंजेस होते हैं देखते हैं। ए का क्या हो जाता है, अय हो जाता है। ध्यान रखना मैं कैसे लिख रहा हूं। ए का क्या हो जाता है, अय हो जाता है। आई का क्या हो जाता है, आय हो जाता है। ओ का क्या हो जाता है, अव हो जाता है। औ का क्या हो जाता है, आव हो जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई क्या बनेगा। अगर ए आई ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो ए का अय का आय, ओ का औ का आव हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना ये यो वो ये सब आपके क्या होंगे, हलंत के फॉर्म में आपके आएंगे। इनको जरूर आप हलंत के तौर पर दिखाना, क्योंकि इसमें भी वही नियम लगेगा, जो दूसरी तरफ स्वर होगा, पहला जो स्वर होगा उसकी मात्रा इनमें लगने वाली है। ठीक है, और इस कंडीशन में ये ओ आ ओ और आ ये आपके पहले जुड़ जाएंगे। कैसे होगा वो देखेंगे। फिलहाल देखो मैं संधि के नाम को आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं। अगर आपको पहला वर्ण किसी शब्द में, किसी शब्द का अंतिम वर्ण या संधि का पहला वर्ण जो है वो इन चारों में से कोई एक दिख जाता है, तो वो आप ये समझिए कि कोई और संधि हो ही नहीं सकती है अयादि के अलावा। क्या आपने किसी संधि में इनको आगे देखा, आपने इनको पीछे देखा। किस संधि में, वृद्धि संधि में। अयादि संधि के विपरीत क्या चलती है, वृद्धि संधि चलती है, जहां पर ये दोनों दूसरे में नंबर पे आते हैं, लेकिन अयादि संधि में ये क्या होते हैं, पहले नंबर पर आ जाते हैं। यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उस कंडीशन में अयादि संधि केवल एक ही संधि ऐसी होती है जिसमें ये पहले स्थान पर होते हैं। और ई ऊ के लिए क्या नियम है, ई ऊ केवल दो संधि ऐसी होती है जहां पर वो पहले स्थान पर होते हैं, एक दीर्घ और एक यण। ठीक है, तो ऐसे आप याद करेंगे, इसको ऐसे आप क्लासिफाई करेंगे। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ए आई ओ औ का क्या हो जाएगा, भिन्न स्वर आएगा तो ए का क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, आई, ओ का क्या हो जाएगा। बात करते हैं क्या बनता है, इसकी बात हम करें तो ये आपको फाइनल प्रोडक्ट आपका ये मिल जाएगा। चलिए अब इसके एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। इसके जब हम एग्जाम्पल की तरफ हम चलेंगे तो हम देखते हैं कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं। तो जैसे अगर मैं कहूं पोधन अन, पोधन अन, नेधन अन, पौधन इका, इक, पौधन इक, नौधन इक, और अगले एग्जाम्पल हैं नेधन इका। ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल होंगे। अब देखिए कैसे, अब कहां पर काम कैसे करेगी ये संधि। देखो यहां से क्या निकला, ओ निकला, पौ में किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है। इधर से क्या आया, ओ आया। ठीक है, अब इस ओ ने क्या बना दिया, नियमानुसार इसने बना दिया अव। क्या बना दिया इसने, अव बना दिया। अब ये इस औ की मात्रा इस वो में चल करके क्या कर देगी, इस हलंत को क्या कर देगी, हटा देगी, और क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर क्या चेंज हो गया, अब पौ आधा रह गया, इसमें से ओ की मात्रा आपने निकाल दी, इधर साइड सिर्फ 9 रह गया, क्योंकि यहां से ओ भी निकल गया। इन दोनों ने आपस में क्रिया करके क्या बना दिया, अव शब्द बना दिया। इस अव शब्द में जब हम अव को इस बीच में लाएंगे तो अव ऐसे आएगा बीच में, और ये पौ क्या है, ऑलरेडी स्वर रहित बैठा हुआ है, तो इसमें ओ आराम से जुड़ करके क्या बना देगा, पवन बना देगा। इसलिए अयादि संधि में पहले वाला आधा होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि बन क्या रहा है, ओ आ अय आय अव आओ। तो ओ आ तो पहले जो वर्ण जो है व्यंजन रहित बैठा हो, स्वर रहित व्यंजन जो बैठा होगा उसमें जाके जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल को देखते हैं। जैसे ये है ने, यहां से क्या आया, ए, सिर्फ सिंगल मात्रा वाला होगा ए, और यहां से क्या आया, ओ। इस ए ने क्या बनाया, अय बनाया,
और जब इस यो में औ जुड़ा तो ये क्या बन गया, पूरा अय एक बन गया, अय। ठीक है, अब ये यहां जुड़ जाएगा तो ये क्या बना देगा, नयन। यानी अगर आपको कहीं पर यो दिख रहा है, उसके पहले वाला वर्ण आपको आधा दिख रहा है, तो आप अयादी संधि के नियम से तो नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं, अयादी संधि के नियम से वो कभी टूट ही नहीं सकता है। ठीक है, आप वो देख रहे हैं, पहले वाला आधा देख रहे हैं, तो वो आपका किस संधि के नियम से टूट सकता है, यण संधि के नियम से आपने उसमें आगे बढ़ना है। ठीक है, इस चीज को समझिए। संधि विच्छेद जब आएगा ना, सीधे ही कोई शब्द दे देगा और पूछेगा इस संधि का नाम बताओ, इस शब्द में कौन सी संधि है, तो वहां पर आपके दो काम होते हैं। पहला काम होता है सही संधि विच्छेद करना। अगर आपने संधि विच्छेद ही गलत कर दिया तो नाम आप ऑटोमेटिकली गलत करके आएंगे, नियमानुसार आपको अगर याद भी होगा तो। सही संधि विच्छेद करने के बाद अगला काम क्या है, आपको सही तरीके से नाम भी आना चाहिए कि कौन सा नाम होगा। ठीक है, तो यहां से क्या आया, औ आया, और यहां से क्या आया, ई आया। देखिए अब यहां पर थोड़ा सा विशेष है, औ ने क्या बना दिया, आओ बना दिया, और इस वो में किसकी मात्रा जुड़ जाएगी, बड़ी की छोटी की मात्रा जुड़ी तो क्या बन गया, आओ, आओ बन गया। सॉरी, ये अक होगा तब जाके पावक बनेगा, नहीं तो पाविका कोई शब्द तो होता नहीं। ये आपका क्या होगा, अव ही अक ही होगा, तो ये क्या बन जाएगा, पावक बन जाएगा। ठीक है, मैं इस वाले को अगर समझाऊं ई की मात्रा से, तो 9 यहां से क्या आया, अव आया, इसमें क्या आया, यहां से अव आया, यहां से क्या आया, ई आया, तो ये क्या बना देगा, आ वी। अगर ये आ 9 में जुड़ेगा तो ना बन गया, वी बीच में आया तो क्या बन गया, नाविक। नैधनिका, तो ऐ है, ऐ ने यहां पर क्या ऐ आएगा तो क्या बना देगा, आय बना देगा। यहां से ई की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी तो ये क्या बन गया, आई, तो ये पूरा शब्द क्या बन जाएगा, नायिका। गायक है, ठीक है, नायक है, ऐसे शब्द आपके किस में आ जाते हैं, अयादी संधि के तहत आ जाते हैं। तो मैंने आपको पांचों संधियां बता दी हैं, पांचों संधियों को पहचानने का तरीका भी बता दिया है। एक और मैं इनको संधि से रिलेटेड लेक्चर्स लेके आऊँगा जिसमें कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स, और साथ ही साथ जो है एक बार पूरा वर्णमाला स्वरों के माध्यम से जो है संधि को हम फिर से एक बार फाइनल इसको समझने का प्रयास करेंगे, स्वर संधि को। कुछ कठिन जो है आज तक के प्रीवियस एग्जाम्स में जो आए हैं, मैं कोशिश करूंगा, मुझे समय मिलेगा तो मैं उनको भी आपके लिए सर्च करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा समय की कमी रहती है, इस वजह से प्रीवियस पेपर्स का अध्ययन नहीं हो पाता है। जैसे आपके पास कोई शब्द हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता दें, मैं उसका आपको संधि विच्छेद बता दूंगा, किसी में आपको डिफिकल्टी हो तो। फिर हम देखेंगे अगला विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के कुछ नियम देखेंगे, देन उसके बाद संधि को हम फाइनल कर देंगे। व्यंजन संधि फिलहाल मैं नहीं चाहूँगा कि आप उलझें अभी व्यंजन संधि में, क्योंकि व्यंजन संधि क्या है, बहुत सारे नियमों का एक ढेर है। और फिर से वही स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करिए, दो संधि को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, व्यंजन संधि को फिलहाल छोड़ दीजिए। कुछ एक आध नियम है छोटे मोटे, तो वो बता दूंगा कभी, जैसे जैसे मुझे समय होता जाएगा। फिलहाल जितना समय मुझे हो पा रहा है उस हिसाब से मैं आपके लिए लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूँ। अगर आपको बेनिफिट होता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।